Let's start with today's newspaper highlight from the Hindu newspaper. Center sets a panel to frame air crash response guidelines. अब ये जो न्यूज़ है बेसिकली एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है कि सेंटर ने एक पैनल फ्रेम किया है, हाई लेवल कमेटी को फॉर्म किया है, सेट किया है आफ्टर द क्रैश. दिस हाई लेवल कमेटी इज़ बीन headed by Home Secretary to suggest a comprehensive guidelines to response aviation accidents. So फ्लाइट का जो नाम था AI-171, ये फ़्लाइट का नाम था. सो जब ये क्रैश हुई है उसके बाद सेंटर ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. उस गठन में जो होम सेक्रेटरी है वो अपना मुख्य रोल प्ले करेंगे. द कमेटी वुड बी हेडेड बाय होम सेक्रेटरी और वो सजेस्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन टू रिस्पॉन्स सच एविएशन एक्सीडेंट, यानी कि अगर इस तरीके के एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से डील करना चाहिए. उसके अलावा जो है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं SOP का भी फॉर्मेशन होगा. फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs for preventing and handling such occurrences in the future and publish its report within 3 months. अब डिमांड ये भी की गई है कि ये जो पब्लिश किया जाएगा रिपोर्ट कि क्या चेक्स होने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जो रिपोर्ट है 3 महीने में सबमिट करनी है. ठीक है. अब इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है कि टू एसेस इमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय स्टेक होल्डर्स, review rescue operations and coordination roles, define roles for agencies, organizations in post crash management. उसके अलावा there should be access to critical records, ये भी ध्यान दिया जाएगा, like flight data. ये जो हैं जो कमिटी होगी उसके पास एक्सेस होगा to all the records like flight data, cockpit voice recorders, maintenance logs, air traffic control logs, witness statements, and of course the black box, which is a very much important factor in determining. And also there would be on-site inspections and interviews also, so that there could be proper investigation. उसके अलावा और सावधानियां बरतने के लिए और टेक्नोलॉजिकल रेस्क्यू लाने के लिए या टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया जाएगा. सो ये जो इम्पोर्टेंस होल्ड करता है वो GS पेपर 2 के हिसाब से जो गवर्नेंस है कि किस तरीके से एविएशन के जो इश्यूज़ हो रहे, क्रैश इश्यूज़ हो रहे एविएशन सेक्टर में, उसको कैसे हैंडल करना, उसको कैसे हमें कैसे हमें टेक्नोलॉजिकल जो फेलियर्स हैं कैसे टेस्ट पास होना चाहिए, क्या हमको गाइडलाइंस देनी चाहिए एविएशन सेक्टर में कि इस तरीके के हादसे जो है वो कम हो जाएं. ठीक है. फिर इंटरनल सिक्योरिटी भी हो सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, आप इस पर भी नोट्स बना सकते हैं इस एस्पेक्ट में. ऐसे और इंटरव्यू तो नहीं मैं कह सकती हूँ, बट हाँ इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. इफ़ यू आर सेटिंग फॉर इंटरव्यू सो दे कैन से कि ये अभी रिसेंट में जो क्रैश हुआ है उस पर आपका क्या टेक है. सो यू कैन डिफाइन कि दिस वाज द इंसिडेंट एंड सच, और आप उसमें बता सकते हो कि किस तरीके से आपके हिसाब से किस तरीके से जो एक चेक होना चाहिए प्लेन्स का बिफोर टेकिंग ऑफ. तो ये इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. कहाँ कहाँ चेक्स होने चाहिए, किन पॉइंट्स पे चेक होने चाहिए. सो आप इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जैसे अगर जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है वहाँ पर जो 1-2 घंटे का गैप होता है उसमें चेक हो सकता है कि कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स हैं, सब ठीक है कि नहीं है, उसके बाद उड़ान भरनी चाहिए. इस तरीके से पूरा चेक होना चाहिए. सो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. और उसके अलावा ऐसे के बेसिस पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये जो हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी आपका एयर इंडिया क्रैश से ही कि सेंटर ने पैनल सेट किया टू फ्रेम रिस्पॉन्स. बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, बट ठीक है.
वी कैन नॉट हेल्प व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट, बट वी कैन प्रे फॉर अ बेटर फ्यूचर। कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, बहुत से क्रैशेस देखे गए हैं और इस तरीके की घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। और कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में थोड़ा सा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए, बिकॉज आई फील कि कभी भी उनका मन करता है वो टिकट्स कैंसिल कर देते हैं विदाउट पेइंग कंपनसेशन। अगर आपको अपने राइट्स के बारे में मालूम ही ना हो तो आपको तो कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, राइट। सो कभी भी कुछ भी कर देते हैं और वहाँ पर उनका जो है बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। सो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल एविएशन सेक्टर होना चाहिए। सो इन रिस्पॉन्स टू एयर इंडिया flight AI 171 crash in Ahmedabad, the central government has constituted a high-level committee that include the Joint Secretary of the Union Ministry of Home Affairs, representative of State Home Departments and State Disaster Response Authority of Gujarat, Ahmedabad Police Commissioner, Director General of Bureau of Civil Aviation Security, Director General of Civil Aviation, the Director General of Inspection and Safety, Indian Air Force and Special Director Intelligence Bureau and Director Directorate of Forensic Science Services. So basically ये जो लोग हैं ये SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसको फ्रेम करेंगे। दे विल फॉर्मुलेट the standard operating procedure for aviation, for preventing the aviation accidents. Well, this is just a precautious measure for aviation accidents prevention and management also. So the committee's 4-point mandate includes identifying the root cause of the crash and contributing factors such as mechanical failure, human error, weather conditions and regulatory lapses. It will recommend systematic improvements, review existing emergency responses and define clear inter-agency roles. Site inspections, analysis of flight data and stakeholders interviews will form part of the probe. सो जो इंटरव्यूज़ रहेंगे वहाँ के लोगों से जो भी मतलब सजेशंस लिए जाएंगे, दैट वुड बी पार्ट ऑफ द प्रोब। अब पैनल का स्कोप क्या है? दैट इन्वॉल्व्स द पॉलिसी रिफॉर्म। पॉलिसी रिफॉर्म की तरफ इनका फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑपरेशनल अपग्रेड्स के ऊपर रहेगा इनका फोकस, इम्प्रूविंग ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, टू हैंडल पोस्ट क्रैश scenarios efficiently. It will align the recommendations with international best practices and may engage with global agencies if required. Notably, this committee will not override the Aircraft Accident Investigation Bureau probe, but will supplement efforts with long-term policy and safety framework suggestions. सो बेसिकली ये एक टेम्प्रेरी कमेटी कह सकते हैं या एक एड हॉक कमेटी है जो कि असिस्ट करेगी, जो कि सपोर्ट करेगी जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AIB. I don't know what's happening today, I'm not well also. Sorry for the pronunciation mistakes. AAIB जो है इसको ओवरटेक नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा, बट सिर्फ एक सप्लीमेंट्री एफर्ट्स जो है फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसको फ्रेम करने का ही काम करने वाली ये कमिटी। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। इसके बारे में ये टॉपिक है कि तेहरान विल बर्न इफ सिविलियंस आर हिट, Israel warns Iran. सो इसका कंटेक्स्ट क्या है? बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि देयर इज़ एन एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन Israel एंड ईरान, ठीक है। सो Israel warned that Tehran will burn if Israeli
सिविलियंस आर हार्म, ये हेडिंग ही इनकी बोल रही है कि अगर इजरायली सिविलियंस को अगर ये लोग टारगेट करते हैं तो फिर ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं कि इसराइल ने लॉन्च किया है मैसिव एरियल बॉम्बिंग कैंपेन ऑन ईरान। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स में ये हुआ है, ईरान ने रिटेलिएट किया है विथ मिसाइल स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स एंड ड्रोन अटैक्स टारगेटिंग जेरूसलम एंड टेल अवीव। So the statements which have been made by Israeli PM Benjamin Netanyahu threatened to target every side of the Ayatollah regime. Israel claims to have gained airspace control till Tehran. Netanyahu highlighted damage to Iran's nuclear infrastructure. सो वी ऑल नो कि कल जो मुख्य साइट्स थी जहाँ पर इसराइल ने अपना प्रोग्राम कंडक्ट किया है वो ये साइट्स थी कि सबसे पहले न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स को इनके ध्वस्त किया गया है। बेसिकली यूएस ने पहले इनको वार्न किया था ईरान को कि आप ये जो न्यूक्लियर एस्केलेशंस जो आप जो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स कर रहे हो आप उनको रोक दीजिए, बिकॉज ये सबको पता है कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं जो आपका जो भी टेरर ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग कर रहा है। हमने ये अपनी पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि और अब इनके पास अगर न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स हो जाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे। अब ये भी आ रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो अटैक हुआ था पहलगाम का, उससे भी कहीं ना कहीं ये लिंक देखा जा रहा है कि हिजबुल्ला जो है और जो इनका कहीं ना कहीं रोल रहा है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो यूएसए ने 60 दिन का वक्त दिया था इन्हें और 61st डे क्रॉस होने पे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, इसराइल से स्ट्राइक करवा दी इंडायरेक्ट। यूएस की इन्वॉल्वमेंट है और ये आप अपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यूएस की, चाहे वो कितना भी अपना पल्ला झाड़ ले बट यूएस की इन्वॉल्वमेंट है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 3 women among 4 Maoists killed in ongoing operation in MP's Balaghat. So Maoist encounter in Balaghat MP, 4 माओइस्ट थे जिनमें से 3 वुमेन थी और 1 आदमी था। देयर वाज 1 मैन। दे वर बीन किल्ड इन जॉइंट ऑपरेशन इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो एनकाउंटर वाज कंडक्टेड बाय एमपीज पुलिस हॉक फोर्स एंड सीआरपीएफ। इनका जॉइंट जो था वो था। लोकेशन एंड डिवीज़न क्या था कि माओइस्ट वर फ्रॉम जीआरबी डिवीज़न, दैट इज़ दी गोंडिया, रजनांदगांव, बालाघाट, ये 3 जगहें थी। गोंडिया, राजनांदगांव एंड बालाघाट, ये 3 जगहें थी। सो ऑपरेशन एरियाज़ वर चैलेंजिंग ऑल्सो ड्यू टू हैवी रेनफॉल। वी ऑल नो कि अभी मानसून सीज़न भी चल रहा है एंड उसका जो बालाघाट का जो टेरेन है आप देख सकते हो यहाँ पर, वो भी काफ़ी हिली टेरेन है, उसका अनइवन टेरेन है। और अगर हम ऑपरेशन डिटेल्स की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैड received intelligence inputs a few days earlier. Multiple parties launched a search operation. 2 separate encounters took place. Weapons were recovered. Self-loading rifle भी थी उनके पास, .315 राइफल्स भी थी, ग्रेनाइड लॉन्चर थे एंड एम्यूनेशंस थे। सो इसका यूपीएससी के बेसिस पे क्या रिलेवेंस हो सकता है? सबसे पहले तो जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है उसे किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। जो नक्सलाइट्स होते हैं, माओइस्ट होते हैं, उनसे डील करने का क्या रोल होना चाहिए, बिकॉज नक्सलिज्म इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इन यूपीएससी मेंस। उसको डील करने को लेफ़्ट विंग जो एक्सट्रीमिज़म है, LWE, ये भी बहुत आता है, उसको कैसे आप मैनेज करोगे। फिर काउंटर इंसर्जेंसी भी है। जीएस पेपर 2 में रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज़ क्या होना चाहिए,
ये आप देख सकते हो। और उसके अलावा आप इंटरव्यू में अगर हो सके तो काउंटर नेक्सल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, गवर्नेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, वो इम्पॉर्टेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करते हैं। आप इस पे अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप नोट्स बना लीजिएगा कि क्या इस तरीके से किस हैंडल होना चाहिए, क्या इसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन हैंडलिंग होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच टू हैंडल सच सिचुएशंस सच नक्सलाइट्स, एंड देन आप अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम कर सकते हो। बिकॉज ये इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं, ये कंडीशंस आपको देख सकते हैं, एथिक्स में आपको दे सकते हैं कंडीशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ जयशंकर अर्जेस ईरान इजराइल टू अवॉइड एनी एस्केलेटरी स्टेप्स। अब ये इंडिया क्यों अर्ज कर रहा है? बिकॉज इसके दो रीज़न्स है। सबसे पहले तो हमने बात की थी स्वेज कैनाल की, जो कि वहाँ पर इजराइल के पास ही है, वो चोक हो जाएगा तो ट्रेड में भी काफ़ी डिसरप्शंस आएंगे। दूसरा पॉइंट है ऑयल क्राइसिस, ये बढ़ जाएगा। पेनिनसुलर गल्फ जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, सो according to Jaishankar, there should be non-escalatory steps. So amid rising tensions and military strikes between Israel and Iran, Indian External Affairs Minister S. Jaishankar held separate calls with both nations, urging de-escalations and return to diplomacy. अब की हाइलाइट्स क्या हैं इसके? बेसिकली की हाइलाइट्स जान लेते हैं। Jaishankar spoke to Iranian Finance Minister Abbas Araghchi and Israeli counterpart Gideon Saar. Indian termed both the countries as strategic partners and emphasized India's interest in Gulf region stability. क्यों इंडिया इतना बोल रहा है गल्फ रीजन स्टेबिलिटी में? इस पर आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे कंसेप्चुअल बेसिस पे, क्योंकि वो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। एंड हमने अपने पास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि 40 से 50% की बढ़ोतरी होगी अगर ये एस्केलेशन और ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं तो। ठीक है, इफ़ दिस बिकम्स टू एक्सट्रीम escalations, if it comes to extreme escalation steps, तो 40 to 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी ऑयल प्राइसेस में। ठीक है, सो जयशंकर एक्सप्रेस्ड इंडियाज़ कंसर्न एंड कॉल्ड फॉर एन अर्ली रिटर्न टू डिप्लोमेसी। The talks followed an Israeli attack on Iranian nuclear sites and Iran responded with missile and drones. So Iran's side shared its perspective and concerns with India. अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात करें, सो इंडिया मेंटेन्स अ डेलिकेट बैलेंस इन वेस्ट एशिया, स्ट्रॉन्ग टाइज विद इसराइल, ईरान एंड गल्फ नेशंस, और ये ज़रूरी भी है। उसके अलावा और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि दैट अराउंड 10 मिलियन इंडियन expatriates live in the Gulf, 30,000 Indians reside in Israel. सो ये इसका रेलेवेंस है। अब इस केस में आप यूपीएससी कंटेक्स्ट में क्या कर सकते हो कि इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, वो क्या होनी चाहिए, वेस्ट एशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस समय कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ इंडिया शुड बैलेंस एंड एक्ट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस। आपके ऐसे और इंटरव्यू में भी हेल्प ये करेगा, आप अगर इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने डेवलप कर। दैट शुड बी अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं से कट कॉपी पेस्ट मत करना। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, this is a number which I am stating in my video for the Indian nationals who are being stuck in these two nations. So Indian embassy in Israel had said that Indian nationals can contact helpline at
दिस नंबर +972547520711 और +9725432839 और this is the site where they can contact in case of emergency. The helplines for Indian embassy in Iran, ये इज़राइल का था और ये ईरान का है. +9891281091091115 +989128109109. सो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करिएगा इफ़ यू आर लाइंग इन दीज रीजन्स. इज़राइल और ईरान में अगर आप रहते हैं, अगर आप एमरजेंसी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दीज एम्बेसीज एंड आई वुड विश दैट यू स्टे सेफ एंड बी अलर्ट टू द सिचुएशंस. प्लीज़ आप एम्बेसी के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डायरेक्शंस इशू करती है एम्बेसी, आप उसे फॉलो करिएगा. एंड अगर वेकेशन का ऑर्डर आ जाता है, बिकॉज आप पता चल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन ऑर्डर्स को फॉलो करिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वॉर टाइम और कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो मैं फिर से जूम करके दिखा दे रही हूँ. ये हेल्पलाइन नंबर्स है, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा इंडियन एम्बेसी में. ये इज़राइल के लिए है और ये ईरान के लिए है. Next is new jumping spider species found in southern India. So this is species of the new spider discovered. The name is Spatius carigiri. So new jumping spider species discovered in southern India. Which has been, as I told you, कि नेम जो है इसका स्पेटियस कारीगिरी है. दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन देवरियान दुर्ग, कर्नाटक. So it is a sub-family in southern India known for their intelligent hunting. It belongs to Spartinae subfamily under Salticidae jumping spiders group, known for intelligent hunting and web invasion tactics. अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि फर्स्ट रिकॉर्ड इन इंडिया ऑफ द जेनरे ऑफ स्पार्टियस एंड सोनोइशा ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स. ये हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है. सो दीज आर स्पेसिफिक ग्रुप विद इन द सब फैमिली, अर्लियर ओनली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका. हाईलाइट्स इंडियाज अंडर एक्सप्लोर्ड स्पाइडर बायोडाइवर्सिटी. बेसिकली ये कारी घाट जो हिल है वहाँ पर पाई गई है, और एलिफेंट हिल भी इसे कहते हैं. इन तमिलनाडु's वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट. उसके अलावा एडिशनल फाइंडिंग्स क्या हुई है कि दिस सेनोइटा CF लाइट फूटी ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटक. सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटक. प्रीवियसली जो है वो अफ्रीका में ही पाई जाती थी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था. तो इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, आपको बस स्पीशीज़ का नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि UPSC ऑलरेडी ये क्वेश्चंस फेम करता है कि ये जो कैटेगरी है स्पार्टियस कारीगरी, ये जो नेम है, ये स्पाइडर है, फ्रॉग है, बर्ड है, मैमल है, कि क्या है. सो अगर आपको पता होगा कि ये एक स्पाइडर है तो आप इस पर टिक कर दोगे. सो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से ये इम्पॉर्टेंट है.
उसके अलावा वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रपोज्ड एसी टेम्परेचर कंट्रोल नॉर्म्स बिल्ड ऑन 2018 गाइडलाइंस। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, नॉट इन स्लाइड। गाइडलाइंस प्रपोज हुई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर ने ये कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइंस इशू किया था लास्ट वीक टू लिमिट द ऑपरेशनल टेम्परेचर रेंज ऑफ एयर कंडीशनर्स अक्रॉस द कंट्री, जो कि 2018 के गाइडलाइंस पे कंट्रोल नॉर्म्स पे ये बेस्ड है। ठीक है। सो इन 2018 द BEE विच इज़ एफिलिएटेड टू पावर मिनिस्ट्री issued guidelines to major commercial establishments to conserve energy through optimum temperature settings for air conditioners. The establishment included airports, hotels, shopping malls, offices and government buildings, ministers and attached offices, state government establishments and public sector undertakings and so on. The guidelines were voluntary and BEE said that it would undertake a survey to check proposals' effectiveness. 2020 में गवर्नमेंट ने मैंडेट किया दैट ऑल एयर कंडीशंस हैव अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस कंसिडर्ड एज ऑप्टिमल सेटिंग फॉर ह्यूमन कंफर्ट। हाउएवर दिस इज स्टिल अलाउड इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर सेटिंग टू देयर चॉइस। 2020 में ये बोला गया कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर सेटिंग रखी जाए 24 डिग्री की, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, बट फिर भी ये अलाउंस रहेगा कि 20 to 28 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। अब इसका ह्यूमंस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहला ये कि एनर्जी सेव होगी। एनर्जी सेव होने के साथ साथ जो एमिशंस हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, और ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। और ये सिर्फ ये पहली बार सिर्फ इंडिया में नहीं लागू हो रहा है, ये ऑलरेडी बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ लाइक US एंड अदर कंट्रीज़ ऑलरेडी फॉलो करती हैं टू सेव एनर्जी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है आर्क थेरेपी बीट्स ट्रिकी कैंसर वाइल स्पेयरिंग नियर बाई टिश्यूज़। ये जो SP आर्क प्रोटॉन थेरेपी है, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू इन कैंसर ट्रीटमेंट। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। जो जिस्ट है इस आर्टिकल का वो मैं आपको समझा दूँ कि अ न्यू रेडिएशन टेक्निक स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क, SP आर्क टेक्निक है इसका नाम। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ थेरेपी दैट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन US टू ट्रीट एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, अ हेड एंड नेक कैंसर, ऑफरिंग प्रिसिजन रेडिएशन विद मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल रहेंगे। अब की फीचर्स क्या हैं? दैट एज़ कम्पेयर्ड विद करेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ SFO, IMPT, SP आर्क showed the following कि 56% रिडक्शन हुआ है, 56% रिडक्शन हुआ है इन ब्रेन स्टेम एक्सपोजर। ये देखिए 47% रिडक्शन हुआ है ओरल कैविटी में एंड 90% रिडक्शन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में। सो इट यूजेस आर्क बेस्ड डिलीवरी टू पेंट द मल्टीपल ट्यूमर विथ रेडिएशन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। Sorry, this is 72% oral cavity. Aimed at sparing surrounding healthy tissues while maintaining therapeutic doses. इनका फर्स्ट ट्रायल जो है 46 ईयर ओल्ड वुमेन पे हुआ था विद पेरोटिड ग्लैंड कैंसर, जिसमें 33 सेशंस दिए गए थे और उसमें थोड़ा सा माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हुआ था, जैसे माइनर स्किन इरिटेशन हुआ था, और रियल टाइम CT स्कैन्स जो होते हैं एंड AI मॉडल्स वर यूज्ड फॉर एडजस्टिंग दी डोजेस। सिग्निफिकेंस क्या है? क्रूशियल फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स where vital structures are nearby, has potential for broader applications in larger and complex tumors also. This shows reduced side effects like fatigue, nausea and damage to normal tissues. अब UPSC के एस्पेक्ट में इसका रेलेवेंस क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ये टॉपिक ऑलरेडी द हिंदू दे चुका है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर अप भी किया है। प्रिसिशन मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 3 में जो आता है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ सेक्टर है, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स, हेल्थ केयर इनोवेशन वर्सेस कॉस्ट बर्डन, तो आप इस पर थोड़ा सा आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इसके क्या कॉन्स हैं। प्रोज तो हमने जान लिए कि प्रोज ये हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, और कॉन्स सिर्फ आपको जो इफ़ेक्ट पड़ेगा इस ट्रीटमेंट का उसके एस्पेक्ट में ही नहीं, रादर इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी आपको नोट्स बनाने होंगे। चैलेंजेस इसमें क्या है, बेसिकली कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है इन डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी है इसलिए कॉस्टली भी रहेगी, एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल ट्यूमर टाइप्स लाइक स्मॉल एंड पेरिफेरल ट्यूमर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर ही है कि जो अयतोला अली खामीन है उसके ऊपर है कि इज़ द लास्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ ईरान, और उसका ग्लोबल रेलेवेंस क्या है इसके ऊपर बेसिकली बताया गया है दैट अयतोला अली खामेनेई इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सिंस 1989। ओके, सो ये 1989 से लीडर रहा है। इज़ फेसिंग ग्रेटेस्ट लीडरशिप टेस्ट सिंस 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। He represents the revolutionary hardline theocratic core of Iran's governance system, designed to resist Western influence and assert Islamic rule. So basically इनका जो बेसिक रूल है वो इस्लामिक रूल ही है, एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये टेररिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि टेररिस्ट जो हैं यूजुअली आप अगर देखोगे तो उनका मेन एम यही रहता है, देखिए जो सच है सो सच है, जो बैकलैश रहा है उसमें एम यही है दैट द नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स आर काफिर। मैं एक हेट स्पीच नहीं दे रही हूँ, बट जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वो इस्लामिक रूल है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो अमिड इकोनॉमिक डिक्लाइन, डोमेस्टिक प्रोटेस्ट and the regional isolations, Khamenei's roles come under scrutiny. Under his leadership, Iran has seen intensified conflicts with US and Israel, including covert warfare such as sabotage of nuclear and missile facilities and targeted assassinations of Iranian generals. Despite global sanctions and internal unrest, he has resisted liberal reforms, maintaining a strict clerical grip over the country's political and judicial systems. Khamenei succeeded Ayatollah Khomeini and oversaw Iran's transformation into a state with a unique clerical political hybrid system where the supreme leader holds authority over the military, judiciary and media. He also played a major role in strengthening Iran's strategic outreach via proxy groups like Hezbollah and through influence in Syria, Iraq and Yemen. तो इनका जो मेजर इन्फ्लुएंस रहा है वो सीरिया, इराक एंड येमन। ये जो हिजबुल्ला ग्रुप है ये येमन में ही है, जो सी में कभी कभी सी पायरेट्स जिन्हें कहते हैं वो भी इनके थ्रू ही फंड किए जाते हैं, जो शिप्स को कैप्चर करके, ऑनगोइंग शिप्स को कैप्चर करके और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो जीएस पेपर 2 के हिसाब से इसका रेलेवेंस इंटरनेशनल रिलेशन से ही ज़्यादा किया जा रहा है कि व्हाट शुड बी इंडियाज़ रोल इन और इंडियाज़ आइडियोलॉजी इन फॉरेन पॉलिसी। सो इम्पैक्ट ऑफ थियोक्रेटिक रिजीम्स, लीडरशिप इन जियोपॉलिटिक्स, आप इसमें लिख सकते हो, ये आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ थियोक्रेटिक रिजीम्स, लीडरशिप इन जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस, थियोक्रेटिक वर्सेस
डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, इसके बारे में आप अपना नोट्स बना सकते हो. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.